स्वागत है आप सबका फिर से अपने YouTube चैनल सीवी क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग स्वतंत्र प्रांतीय राजवंश से संबंधित सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्वतंत्र प्रांतीय राजवंश से संबंधित अपने वीडियो लेक्चर को देखा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बंगाल के किस शासक ने श्री कृष्ण विजय के रचनाकार मालाधर बसु को संरक्षण प्रदान किया? ऑप्शंस हैं सिकंदर शाह, बारबक शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह या फिर नुसरत शाह। तो अगर बात करें श्री कृष्ण विजय के रचनाकार मालाधर वसु को संरक्षण की, तो मालाधर वसु को संरक्षण बारबक शाह ने प्रदान किया था। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? बी, बारबक शाह। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बंगाल की राजधानी गौड़ के स्थान पर किसे बनाई? जैसा कि हम लोग को पता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बंगाल दिल्ली सल्तनत से अलग हुआ तो अली मुबारक नामक व्यक्ति ने अपनी राजधानी लखनौती से पांडुआ को बनाया। उसके बाद जब नया शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह बना तो उसने अपनी राजधानी फिर पांडुआ से क्या कर दी? गौड़ को स्थानांतरित कर दी। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद कुछ दिन बाद ही अलाउद्दीन हुसैन शाह ने ही अपनी राजधानी गौड़ से भी इकदला को बनाया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा ए, इकदला। तो अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बंगाल की राजधानी गौड़ के स्थान पे इकदला को बनाया। इसको ध्यान रखेंगे। अगर बात करें अलाउद्दीन हुसैन शाह के बारे में, तो अलाउद्दीन हुसैन शाह का जो शासनकाल था वह बांग्ला भाषा के लिए बहुत ज़्यादा विकास का काल था। साथ ही साथ इसी के समय कृतिवास नामक व्यक्ति ने संस्कृत रामायण की भी रचना की थी और इसी बांग्ला रामायण को बंगाल का बाइबिल भी कहा जाता है। साथ ही साथ अलाउद्दीन हुसैन शाह जो था वह महाप्रभु चैतन्य का समकालीन भी था। इसको भी ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर शाह ने अदीना मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया? ऑप्शंस हैं पांडुआ बंगाल, जौनपुर उत्तर प्रदेश, सासाराम बिहार या फिर भुवनेश्वर उड़ीसा। तो सिकंदर शाह ने अदीना मस्जिद का निर्माण पांडुआ बंगाल में करवाया था। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पांडुआ बंगाल। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे प्रांतीय राजवंश से संबंधित कंप्लीट वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो उसको जाकर देखें, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने वहाँ पर काफ़ी डिटेल से डिस्कशन किया हुआ है। तो उसके बाद अगर आप लोग इस एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं तो आपकी समझ बेहतर होगी। हमारा अगला प्रश्न है, बारबक शाह के शासनकाल में रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया? ऑप्शंस हैं कृतिवास, शिवसेन सूरी, मालाधर वसु या फिर नुसरत शाह। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि बारबक शाह के शासनकाल में रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद कृतिवास ने किया। तो सही आंसर क्या होगा? ए, कृतिवास। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से कौन बंगाल के महान वैष्णव संत चैतन्य का समकालीन था? शमसुद्दीन इलियास शाह, सिकंदर शाह द्वितीय, गयासुद्दीन आजम शाह या फिर अलाउद्दीन हुसैन शाह। अभी ऊपर ही मैंने बताया कि जो अलाउद्दीन हुसैन शाह था वह महान वैष्णव संत चैतन्य का समकालीन था। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा टी, अलाउद्दीन हुसैन शाह। इसके साथ साथ अलाउद्दीन हुसैन शाह का जो काल था वह बांग्ला भाषा के उत्थान का चरमोत्कर्ष का काल था। इसके साथ साथ इसने हिंदुओं को भी कई ऊंचे पदों पर रखा और इसी के समय कृतिवास ने बांग्ला रामायण की रचना की, जिसे कि बंगाल का बाइबिल भी कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह कौन था? ऑप्शंस हैं शमसुद्दीन शाह, सिकंदर बुत्सिकन, हैदर शाह या फिर जैनुल आबदीन। बात करें कश्मीर राज्य की तो कश्मीर के अकबर के नाम से जैनुल आबदीन को जाना जाता था। तो सही आंसर क्या होगा? जैनुल आबदीन। साथ ही साथ इसने भी अपने शासनकाल में अपने राज्य में मूल्य नियंत्रण प्रणाली अपनाई थी, जिसके कारण इसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे। बात करें जैनुल आबदीन की तो जैनुल आबदीन जो था वह काफ़ी सहिष्णु और उदार शासक था। इसने
हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। साथ ही साथ जैनुल आबदीन कला और साहित्य को काफ़ी ज़्यादा संरक्षण देता था और इसी के समय में महाभारत और राजतरंगणी का अनुवाद फारसी में करवाया गया। साथ ही साथ यह खुद कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था, इसको भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, जैनुल आबिदीन ने कश्मीर में किस कर को समाप्त किया? ऑप्शंस हैं जजिया, खराज, जकात या खुम्स। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि जैनुल आबिदीन ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा जजिया। जजिया ऐसा कर था जो गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाता था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। बाकी खराज, जकात और खम्स के बारे में हम लोगों ने काफ़ी बार डिस्कशन किया है, तो यहाँ पर अपना हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। हमारा प्रश्न है, जैनुल आबदीन जिसने गौ हत्या प्रतिबंधित कर दी थी, कहाँ का शासक था? तो ऑप्शंस हैं बंगाल का, मालवा का, कश्मीर का या फिर गुजरात का। तो जैनुल आबदीन कश्मीर का शासक था जिसने ब्राह्मणों को खुश करने के लिए गौ हत्या को भी समाप्त कर दिया था। साथ ही साथ इसने सती प्रथा पर जो रोक लगी थी उसको भी समाप्त कर दिया था और सती प्रथा उस समय अपनाई जाने लगी थी। इसके साथ साथ इसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को भी समाप्त किया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। हमारा प्रश्न है, जैनुल आबदीन किस उपनाम से फारसी कविताएं लिखता था? ऑप्शंस हैं कुतुब, मुबीयान, गुलरुखी या फिर शमसी। तो अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जैनुल आबदीन जो था वह कुतुब नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए, कुतुब। इसके साथ साथ इसने राजतरंगणी का फारसी में भी अनुवाद कराया और साथ ही साथ महाभारत का भी फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। और इसने इसके साथ साथ इसको इसके साथ साथ जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर भी कहते थे और कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहते थे। वहाँ के कश्मीर के लोगों ने इसकी उदारता से प्रसन्न होकर इसको बुढ़ शाह नामक उपाधि भी दी थी, जिसका मतलब होता है महान राजा या फिर महान नरेश। अगला प्रश्न है, मूल्य व्यवस्था पर नियंत्रण करने के कारण जैनुल आबदीन को किस उपनाम से जाना जाता था? ऑप्शंस हैं कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी, कश्मीर का बलबन या फिर कश्मीर का इल्तुतमिश। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जैनुल आबदीन ने अपने राज्य में मूल्य नियंत्रण प्रणाली अपनाई थी, जिसके कारण इसकी तुलना ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में मूल्य नियंत्रण प्रणाली अपनाई थी उससे की जाती है और उसी के कारण जैनुल आबदीन को कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हमारा बी, जैनुल आबदीन को कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कल्हड़ की राजतरंगणी की रचना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में या फिर 10वीं शताब्दी में। तो कल्हड़ की राजतरंगणी की रचना जो है 12वीं शताब्दी में हुई थी, इसको ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें राजतरंगणी की, तो कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई यह पहली पुस्तक थी जिसकी रचना कल्हड़ ने की थी और इसका फारसी में अनुवाद जैनुल आबदीन ने करवाया था। अगला प्रश्न है, कश्मीर के जैनुल आबदीन के आदेश पर महाभारत तथा राजतरंगणी किस भाषा में अनुवाद किया गया? तो इसको कई बार हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कश्मीर के जैनुल आबदीन के आदेश पर महाभारत और राजतरंगणी का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? उर्दू नहीं होगा, पश्तो नहीं होगा, फारसी होगा। तो आंसर सी नंबर, फारसी भाषा, यहाँ पे सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शंस हैं तारापीड़, ललितादित्य मुक्तापीड़, अवंती वर्मन या फिर दिद्दा। तो कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण अवंती वर्मन ने किया था, इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में अपने अभियांत्रिकी क्रियाकलापों से वितस्ता के मार्ग को नियंत्रित कर दिया था? ऑप्शंस हैं वज्रादित्य, सुर, दामोदर गुप्त या फिर सुय। तो सुय नामक वो शासक था जिसने अपने अभियांत्रिकी क्रियाकलापों से वितस्ता के मार्ग को नियंत्रित कर दिया था, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। हमारा प्रश्न है, जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में करवाई थी? ऑप्शंस हैं गयासुद्दीन तुगलक की याद में,
मोहम्मद बिन तुगलक या फिर जौना खान की याद में, या फिर फिरोज शाह की याद में, या फिर अकबर की याद में? तो जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक या फिर जौना खान की स्मृति में बनवाई थी। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। प्रश्न है, जौनपुर में सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं मलिक सरवर ने, इब्राहिम शाह सरकी ने, हुसैन शाह सरकी ने, या फिर अहमद शाह सरकी ने। बात करें जौनपुर राज्य की, तो जौनपुर राज्य की स्थापना मलिक सरवर नामक एक हिंदू हिजड़े ने की थी, और यह स्थापना इसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में की थी। इसको भी ध्यान रखेंगे। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा मलिक सरवर। इसके साथ साथ मलिक सरवर ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। जौनपुर शहर को तत्कालीन साहित्य और कला के विकास के कारण पूर्व का सिराज भी कहा जाता था। और सिराज क्या था? सिराज जो है ईरान का एक नगर है, और ईरान क्योंकि भारत के पश्चिम में है यहाँ पे, तो इसके कारण जो जौनपुर है वह ईरान से पूर्व में पड़ता है। इस वजह से जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। प्रश्न है, मलिक उस सर्क तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि मोहम्मद शाह तुगलक द्वितीय ने किसे दी थी? ऑप्शंस हैं इब्राहिम शाह सरकी, मलिक सरवर, नुसरत शाह, या फिर हर्ष। तो मलिक उस सर तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा मलिक सरवर को दी गई थी, और इसी ने क्या किया था? जौनपुर नगर की स्थापना की थी। तो आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, मलिक सरवर को। हमारा प्रश्न है, 15वीं-16वीं शताब्दी में सरकी राज्य की राजधानी किस स्थान पर थी? ऑप्शंस हैं जाफराबाद, कड़ा मानिकपुर, बनारस, या फिर जौनपुर। तो सरकी राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? इसकी राजधानी जौनपुर नगर थी। तो आंसर क्या होगा? डी, जौनपुर। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना मलिक सरवर ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सिराज या फिर पूर्व का सिराज कहा जाता है? ऑप्शंस हैं आगरा, जौनपुर, इलाहाबाद, या फिर लखनऊ। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि जौनपुर राज्य को पूर्व का या फिर भारत का सिराज के नाम से भी जानते हैं, और इसकी स्थापना मलिक सरवर ने की थी। कब की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में की थी, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे ख्वाजा ए जहां की भी उपाधि दी थी। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शंस हैं इब्राहिम शाह सरकी, ख्वाजा जहां, इस्लाम शाह, या फिर हुसैन शाह सरकी। तो जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी द्वारा कराया गया। तत्कालीन समय में जौनपुर अपने कला, साहित्य और संस्कृति के लिए काफ़ी ज़्यादा विख्यात था। जौनपुर शहर ने दिल्ली से हटकर एक नई स्थापत्य शैली को अपनाया और काफ़ी ज़्यादा स्थापत्य कला में कार्य करवाए, जिनके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। प्रश्न है, मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? ऑप्शंस हैं सुल्तान महमूद प्रथम, सुल्तान सिराजुद्दीन द्वितीय, अहमद शाह प्रथम, या फिर सिकंदर शाह। तो मांडू के जहाज महल का निर्माण सुल्तान महमूद प्रथम द्वारा करवाया गया था। इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शंस हैं मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह, या फिर इब्राहिम शाह। तो जौनपुर राज्य के अंतिम शासक की बात करें तो वह था हुसैन शाह सरकी। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, हुसैन शाह सरकी। साथ ही साथ इसने जौनपुर में जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। इसको भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, मालवा में खिलजी वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? ऑप्शंस हैं महमूद शाह, होशंग शाह, महमूद द्वितीय, या फिर सुल्तान मिर्जा। तो मालवा में बात करें खिलजी वंश की, तो इसकी नींव 1436 ईस्वी में महमूद खिलजी के द्वारा डाली गई। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा ए, महमूद शाह खिलजी। इसके साथ साथ अगर हम मालवा की बात करें तो मालवा के मांडू में हिंडोला महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था, जो कि इसी खिलजी वंश का शासक था। प्रश्न है, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस हैं होशंग शाह, महमूद शाह, नासिरुद्दीन, या फिर दिलावर।
खां। बात करें बात करें मालवा की, तो मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना दिलावर खां के द्वारा की गई थी। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर होगा दिलावर खां, डी ऑप्शन सही होगा। इसके साथ साथ दिलावर खां ने अपने राज्य की स्थापना 1390 ईस्वी में की थी। सबसे पहले दिलावर खां फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में मालवा का गवर्नर था और कुछ दिन बाद इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और एक नए राजवंश की स्थापना की। इसको भी ध्यान रखेंगे। और फिर इसी के उत्तरार्ध में महमूद खिलजी नामक व्यक्ति ने, हमने देखा कि किस प्रकार से 1436 ईस्वी में मालवा पर खिलजी वंश की स्थापना की थी। आपको फिर से बता दें कि अभी तक आप लोगों ने हमारे प्रांतीय राजवंश से संबंधित कंप्लीट वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो जाके आज ही उसे प्लेलिस्ट में चेक करें, जिससे कि आप लोग इस एक्सप्लेनेशन को और साथ ही साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का कौन सा शासक मालवा शासक महमूद शाह के समकालीन था? ऑप्शंस हैं महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, महेंद्र प्रताप या फिर राणा विक्रमजीत। तो वीडियो लेक्चर के दौरान हमने पढ़ा था कि राणा कुंभा और महमूद शाह एक दूसरे के समकालीन थे और साथ ही साथ इसकी चर्चा हम लोगों ने खतौली के युद्ध के समय भी की थी जब हम लोधी वंश को पढ़ रहे थे। तो जाके आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मालवा को किस शासक ने गुजरात राज्य में मिला लिया था? बहादुर शाह, विक्रम शाह, महमूद शाह या फिर हुसंग शाह। तो मालवा को गुजरात में बहादुर शाह ने मिलाया था और बहादुर शाह ही वह शासक था जिसको कि नीनो डी कुन्हा ने अपने जहाज में बुलाया था और हाथापाई के दौरान समुद्र में गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद गुजरात राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। प्रश्न है, मालवा राज्य किन दो नदियों के बीच में स्थित था? ऑप्शंस हैं नर्मदा और यमुना नदी के बीच, कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच, नर्मदा और कृष्णा नदी के बीच या फिर ताप्ती और कृष्णा नदी के बीच। बात करें मालवा की, तो अगर ये भारत देश है तो इस क्षेत्र को मालवा कहते हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, राजस्थान का कुछ भाग और साथ ही साथ पंजाब का कुछ भाग भी आता है। तो मालवा जो क्षेत्र था वह नर्मदा नदी और यमुना नदी के बीच में स्थित एक क्षेत्र था। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, नर्मदा और यमुना नदी के बीच। अगला प्रश्न है, गुजरात की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शंस हैं मुजफ्फर शाह, अहमद शाह प्रथम या फिर गयासुद्दीन मोहम्मद शाह या फिर बहादुर शाह। तो बात करें गुजरात राज्य की, तो जैसा कि पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा गुजरात का जो सूबेदार था वह जफर खान को नियुक्त किया गया था और कुछ दिनों बाद इसने दिल्ली से अधीनता त्याग दी और सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात राजवंश पे स्वतंत्र शासक के बाद शासन करने लगा। तो इस प्रकार गुजरात राज्य की स्थापना मुजफ्फर शाह ने की थी, जिसका मूल नाम क्या था? जिसका मूल नाम था जफर खान। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुजरात के किस शासक को पुर्तगालियों ने धोखे से उस समय डुबो दिया जब वह अपने जलयान पर था? ऑप्शंस हैं महमूद बेगड़ा, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह या फिर हुसैन शाह। अभी ऊपर मैंने बताया कि बहादुर शाह को नीनो डी कुन्हा ने अपने जहाज पे बुलाया और हाथापाई हुई। हाथापाई के दौरान अपनी जान बचाने के लिए बहादुर शाह वहीं अरब सागर में कूद गया और जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न है, बाग ए फिरदौस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस हैं जफर खां द्वारा, महमूद बेगड़ा द्वारा, बहादुर शाह द्वारा या फिर मंजू कलावंत द्वारा। तो बाग ए फिरदौस की जो स्थापना थी वह महमूद बेगड़ा ने की थी। महमूद बेगड़ा की बात करें तो महमूद बेगड़ा गुजरात का सबसे शक्तिशाली शासक था। साथ ही साथ इसने गिरनार और चंपानेर किले को जीता, जिसके कारण इसका नाम बेगड़ा पड़ा था। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। साथ ही साथ बेगड़ा के बारे में एक और कहानी प्रचलित थी कि इसकी मूछें इतनी लंबी थी कि वह गाय के सींग के समान दिखती थी, जिस कारण गाय को सींग को बेगड़ा कहा जाता है। उसी कारण इसका नाम भी बेगड़ा पड़ गया। इसने दो नए नगर की भी स्थापना की थी, गिरनार के निकट मुस्तफाबाद की और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर की स्थापना की थी। इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बात और महमूद बेगड़ा के बारे में जाने तो यह बहुत ही पेटू इंसान था।
इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगीतज्ञ ने राजा मान सिंह तोमर और गुजरात के बहादुर शाह के दरबार में सेवा दी थी? ऑप्शंस हैं बैजू बावरा, तानसेन, लाल कलावंत या फिर रंग खान कलावंत। तो बैजू बावरा ऐसा संगीतज्ञ था जिसने राजा मान सिंह तोमर और गुजरात के बहादुर शाह के दरबार में अपनी सेवा दी थी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। असिस्टेंट कमांडेंट 2019 में आया भी है। प्रश्न है, सूची 1 में मुद्रा दी गई है और सूची 2 में मुद्रा प्रसार का क्षेत्र दिया गया है, आपको मिलाना है। सूची 1 की बात करें तो पहली मुद्रा है पैगोडा, दूसरी है महमूदी, तीसरा है मुजफ्फरी और चौथा है सिकंदरी। अगर सूची 2 की बात करें तो क्षेत्र हैं गुजरात, विजयनगर, उत्तर भारत या फिर मालवा। सबसे पहले पैगोडा की बात करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य के दौरान पढ़ा था कि पैगोडा क्या था, विजयनगर की मुद्रा थी। इस प्रकार ए का सही मिलान क्या होगा, 2 नंबर विजयनगर। तो ए क्या होगा, 2 नंबर। पैगोडा विजयनगर से संबंधित था। उसके बाद अगर बात करें महमूदी की, तो महमूदी जो था वह गुजरात राज्य में प्रचलित सिक्का था। तो बी का क्या होगा, बी का होगा 1 नंबर। उसके बाद अगर मुजफ्फरी की बात करें तो मुजफ्फरी जो है तत्कालीन समय में मालवा के क्षेत्र में प्रचलित सिक्का था। तो सी का क्या होगा, सी का होगा ऑप्शन नंबर 4। और वहीं सिकंदरी क्या था, सिकंदरी उत्तर भारत में प्रचलित सिक्का था। तो डी का क्या होगा, डी का होगा 3। तो हमारे ऑप्शंस क्या होंगे, तो हमारे आंसर क्या होंगे, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो हमारे आंसर क्या थे, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन नंबर ए को देखें तो ए का 4 ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में ए का 2 ये ठीक है, बी का 1 ये भी ठीक है, सी का 4 ये भी ठीक है और डी का 3 ये भी ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा बी, 2 1 4 3। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं हमीर देव, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा या फिर मोकल ने। तो हमने अपने वीडियो लेक्चर के दौरान पढ़ा था कि किस प्रकार मेवाड़ को जिसके शासक राजा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया था, वो भी क्या थे, वह भी सिसोदिया या फिर गहलौत वंश से संबंधित थे। तो उसके बाद हमीर देव ने फिर से मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश की स्थापना की थी और एक स्वतंत्र शासक की भांति शासन किया। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ए हमीर देव। हमारा प्रश्न है, मालवा विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण कहाँ करवाया था? ऑप्शंस हैं चित्तौड़ में, होयसल में, मेवाड़ में या फिर वारंगल में। तो राणा कुंभा ने अपना कीर्ति स्तंभ कहाँ बनवाया था, वह बनवाया था चित्तौड़ में। इसके साथ साथ अगर पूछा जाए कि राणा कुंभा किस मालवा के शासक के समकालीन था, तो यह मालवा के शासक महमूद खिलजी के समकालीन था। इसको भी ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? ऑप्शंस हैं मुनि सुंदर सूरी, नाथा, टिल्ला भट्ट या फिर मुनि जिन विजय सूरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा मुनि जिन विजय सूरी। यह जो था वह कुंभा के दरबार से संबंधित नहीं थे। बाकी तीनों मुनि सुंदर सूरी, नाथा और टिल्ला भट्ट जो थे वह राणा कुंभा के दरबार में रहते थे। प्रश्न है, मारवाड़ पर किस वंश का शासन था? ऑप्शंस हैं राठौर वंश का, सिसोदिया वंश का, गायकवाड़ वंश का या फिर सिंधिया वंश का। तो अगर बात करें मारवाड़ की, तो मारवाड़ पर राठौर वंश का शासन था। तो सही आंसर क्या होगा, ए राठौर वंश। प्रश्न है, जोधपुर शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं जोधा ने, चुंद ने, मालदेव ने या फिर राणा संगा ने। तो जोधपुर शहर की स्थापना जोधा ने की थी, ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मारवाड़ का महानतम शासक कौन था? ऑप्शंस है नीतिदेव, मालदेव, धर्मदेव या फिर मानसिंह। तो बात करें अगर मारवाड़ की, तो मारवाड़ का सबसे महानतम शासक मालदेव थे। तो आंसर क्या होगा, बी मालदेव। अगला प्रश्न है, कछवाहा राजवंश किस प्रांतीय राजवंश से संबंधित था? ऑप्शंस हैं मेवाड़,
आम्बेर, मारवाड़ या फिर राष्ट्रकूट। तो बात करें अगर कछवाहा राजवंश की, तो कछवाहा राजवंश जो थे वह मारवाड़ की ही एक शाखा थे। तो इस प्रकार कछवाहा राजवंश मारवाड़ शासकों से संबंधित थे। प्रश्न है, कछवाहा राजवंश की स्थापना किस सदी के उत्तरार्ध में हुई थी? ऑप्शंस हैं 9वीं सदी, 10वीं सदी, 11वीं सदी या फिर 12वीं सदी। तो कछवाहा राजवंश की स्थापना 10वीं सदी के अंतर्गत हुई थी। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन होगा बी, 10वीं सदी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अनंत वर्मन चोडगंग का संबंध किस प्रांतीय राजवंश से है? ऑप्शन है असम से, बंगाल से, उड़ीसा से या फिर कामरूप से। अगर बात करें अनंत वर्मन चोडमल की, तो अनंत वर्मन चोडगंग का संबंध जो है वह उड़ीसा राज्य से था। इन्होंने ही उड़ीसा नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और लगभग 70 वर्षों तक शासन किया था। इसके साथ साथ इन्होंने अनंत वर्मन चोडगंग ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर का और लिंगराज मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न है, उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शंस हैं नरसिंह देव प्रथम, नरसिंह द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम या फिर पुलकेशिन द्वितीय। हमने अपने वीडियो लेक्चर के दौरान पढ़ा था, जब उड़ीसा राज्य को पढ़ रहे थे, कि नरसिंह देव प्रथम ने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर को बनवाया था। कोणार्क मंदिर की, तो यह मंदिर देवता सूर्य को समर्पित मंदिर है। अगर बात करें नरसिंह प्रथम की, तो इनके दरबार में एक साहित्यकार विद्याधर रहते थे, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। और इन्होंने नरसिंह प्रथम को हमीर मद मर्दन की उपाधि भी दी थी। इसको भी ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के सूर्यवंशी शासकों ने किसकी उपाधि धारण की थी? ऑप्शंस हैं सूर्यपति की, गजपति की, सिंहपति की या फिर सूर्यवंशी की। हम लोगों ने पढ़ा था कि उड़ीसा राज्य पे 2 राजवंशों ने शासन किया था। पहले थे उड़ीसा के गंगवंश और दूसरे थे सूर्यपति गजपति राजवंश। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर पूछा जाए तो उड़ीसा के सूर्यवंशी शासकों ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो वह था गजपति। तो ऑप्शन बी सही होगा, गजपति। अगला प्रश्न है, इमादशाही वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं फतेहुल्ला इमाद शाह, यूसुफ आदिल शाह, कुतुब शाह या फिर मलिक अहमद। मैंने इस वीडियो लेक्चर में बहमनी साम्राज्य में जब 5 राजवंशों ने अलग अलग क्षेत्रों पर अपनी स्थापना की थी, उससे भी संबंधित कुछ प्रश्नों को लिया है, क्योंकि इससे संबंधित बहुत कम प्रश्न हम लोगों ने बहमनी साम्राज्य के MCQs में किए थे। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इमादशाही वंश की स्थापना बरार में फतह उल्ला खान इमादुल मुल्क द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार इमादशाही वंश की स्थापना किसने की थी? वो की थी फतेह उल्ला इमाद शाह। आंसर क्या होगा? ए, फतेह उल्ला खान इमाद शाह। और इसके द्वारा स्थापित वंश क्या कहा गया? वह कहा गया इमादशाही वंश। और यह कहाँ पे स्थापित हुआ? यह हुआ था बरार में। हमें पता है कि बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो गया था, जो कि बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर था। अगला प्रश्न है, आदिल शाही वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस हैं यूसुफ आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह, अली आदिल शाह या फिर कोली शाह। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि आदिल शाही वंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह द्वारा बीजापुर में की गई थी। इसको भी ध्यान रखेंगे। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूसुफ आदिल शाह। इसके साथ साथ अगर हम अहमदनगर की बात की जाए, तो अहमदनगर में किस राजवंश की स्थापना हुई थी? तो अहमदनगर में निजाम शाही राजवंश की स्थापना हुई थी। और उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना अहमद शाह निजामुल मुल्क ने की थी। वहीं गोलकुंडा की बात की जाए, तो गोलकुंडा में कुतुब शाही राजवंश की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना कुतुबुल मुल्क ने की थी। इसको भी हम लोगों ने पढ़ा है। वहीं बीदर की बात करें, तो बीदर में बीदर शाही वंश की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना अमीर उल बरीद ने की थी। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से
किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु के नाम से पुकारती थी? ऑप्शंस हैं हुसैन शाह, जैनुल आबदीन, इब्राहिम आदिल शाह या फिर महमूद द्वितीय। तो इब्राहिम आदिल शाह को वहाँ की जनता उनको जगत गुरु के नाम से पुकारती थी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा सी, इब्राहिम आदिल शाह। अगला प्रश्न है बीजापुर में गोल गुंबद नामक मकबरा किसने बनवाया था? ऑप्शंस हैं महमूद खान, यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह या फिर मोहम्मद आदिल शाह। तो बीजापुर में गोल गुंबद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। तो सही आंसर क्या होगा? डी, मोहम्मद आदिल शाह। इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे शासक का नाम दिया है और इधर क्षेत्र दिया है। बाज बहादुर मालवा से संबंधित थे, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से संबंधित थे, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर से संबंधित थे और कुतुब शाह गोलकुंडा से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले जानते हैं बाज बहादुर के बारे में। बाज बहादुर जो थे वह मालवा से संबंधित थे, ये सही ऑप्शन है। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से संबंधित थे, ये भी सही ऑप्शन है। वहीं कुतुब शाह की बात करें तो यह गोलकुंडा से संबंधित थे। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर से संबंधित नहीं थे, जबकि यूसुफ आदिल शाह बीजापुर से संबंधित थे। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। अगला प्रश्न है निजाम शाही वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं हुसैन निजाम शाह, मुर्तजा निजाम शाह, मलिक अहमद या फिर चांद बीबी ने। अभी मैंने ऊपर ही जस्ट बताया है आप लोगों को कि निजाम शाही राजवंश की स्थापना किसने की थी? अहमद शाह निजामुल मुल्क। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा मलिक अहमद, जिसको कि अहमद शाह निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर को, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को, चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान को या फिर मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर को। तो बात करें गुरिल्ला युद्ध पद्धति की तो इसका जनक अहमदनगर का वजीर मलिक अंबर था। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए। हालांकि गुरिल्ला युद्ध पद्धति को मराठा शासक शिवाजी द्वारा काफी ज्यादा प्रयोग किया गया। तो सही आंसर क्या होगा? ए, अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर को गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? ऑप्शंस है अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास देकर। दूसरा ऑप्शन है मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर हत्या करके। तीसरा है फतेह खान ने निजामुल मुल्क की गद्दी छीन ली। चौथा है 1631 ईस्वी में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित होकर और संपूर्ण राज परिवार मुगल सेना द्वारा मार दिया गया। तो अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत मुगल राजवंश में मिलाकर हुआ और हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास देकर। अगला प्रश्न है कुतुबशाही वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शंस हैं कुली शाह, जवान शाह, आदिल शाह या फिर मसूद शाह। ऊपर मैंने बताया कि कुतुबशाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुल मुल्क द्वारा, जिसको कि कुली शाह के नाम से भी जाना जाता था। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए, कुली शाह द्वारा। अगला प्रश्न है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार नामक मस्जिद का निर्माण कहाँ कराया था? सिकंदराबाद में, हैदराबाद में, अहमदनगर में या फिर बीजापुर में। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण हैदराबाद में करवाया था। ये ऐसे भी जनरल नॉलेज में पूछा जा सकता है कि चार मीनार कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं हैदराबाद, कर्नाटक, बीजापुर या फिर बंगलुरु। तो गोलकुंडा के वर्तमान नाम की बात करें तो वर्तमान में गोलकुंडा को हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? ए, हैदराबाद। अगला प्रश्न है बीदर शाही राजवंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं अमीर अली बरीद, मोहम्मद अली जका, नसरुद्दीन बरीद या फिर अल तमस बीदर। तो बीदर शाही राजवंश की स्थापना कहाँ पे हुई थी? बीदर शाही राजवंश की स्थापना बीदर में हुई थी
और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना अमीर उल बरीद ने की थी। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए, अमीर उल बरीद। अगला प्रश्न है, अमीर अली बरीद को किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं दक्कन का पहाड़, धारवाड़ का शेर, दक्कन की लोमड़ी या फिर दक्कन का पठान। तो अमीर अली बरीद ने बीदर शाही राजवंश की स्थापना की थी। और कहाँ पर की थी? तो बीदर में की थी। अमीर अली बरीद को दक्कन की लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो ये था हमारा प्रांतीय राजवंश से संबंधित सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और पीवाईज क्यूज। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर को हम समाप्त करते हैं और अपने अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम लोग भक्ति एवं सूफी आंदोलन के बारे में डिटेल पूर्वक डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।